तू अपनी खबियां ढूंढ खूबियां ढूंढने के लिए लोग है ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा लोगों को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। तू अपना एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, जमाना है ना। तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्ण कुमार, वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब जोर शोर और तन मन धन से और दशरथ मांझी की तरह तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का सिलसिला अपना रहे हैं। तो अपना सबका जो लक्ष्य है, जो 450, इसको तब तक अचीव नहीं करेंगे तो जो स्वामी जो कि स्वामी विवेकानंद कहे हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और उसी लिए अपना सब उतना मेहनत करेंगे, जितना मेहनत हो सके उतना करेंगे ये स्कोर अचीव करने के लिए। उसके लिए अपना सब बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में जो भी देने वाले हैं, हिस्ट्री विषय उसका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न अपना सब बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और इसका पार्ट आज जो है 5 होने वाला है। और पॉलिटी का ये जो है 100% परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको जैसे पता है, आपके लिए जो है हमेशा तत्पर पॉलिटी का भी आपके लिए जो हमेशा जो है क्लास लेकर के आ रहे हैं। पॉलिटी भी क्लास चल रहा है इधर, जो कि अभी तक में जो है 9 पार्ट हो गया। इट मीन अपना सब 90 क्वेश्चन को रगड़ दिए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, 10-10 का सीरीज लेकर के। और इधर हिस्ट्री का हो रहा है, और हिस्ट्री का आज है 5 क्लास, इसमें जो है 50 क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यदि आप इंटर परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले हैं और अभी तक आपने एक रत्ती भी तैयारी नहीं किया है, तो इस चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइप का जो है पैनल पीडीएफ, इस टाइप का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे इस पे आप जो है पीडीएफ ले करके आप आराम से पढ़ सकते हैं घर बैठे। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर रोज हर दिन जो है 6:30 बजे आप जो है क्लास स्टार्ट होता है, जुड़ जाइएगा। 6:30 से लेकर के जो है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक क्लास चलती है। और यहाँ पर जो है अभी फिलहाल में हिस्ट्री और जो है पॉलिटी का क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास नित्यम दिन मिलता है। और नित्यम दिन यहाँ पर जो है पीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि पीडीएफ ये चाहिए आपको तो इस नंबर पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, आपको घर बैठे पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 77903534066, या नहीं तो 9534023725, इस दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीतीश क्लासेस का ही नंबर है, और इससे आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाल ही फिलहाल में जल्द ही आपको हम बता दें कि ज्योग्राफी का भी अपना सब स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। ऐसे तो एक्सप्लेनेशन पूरा ऑफलाइन में, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होम साइंस या फिर साइकोलॉजी कोई भी हो, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन होम साइंस जो भी होगा आपको जो है ट्यूशन में, इट मीन ऑफलाइन में, जो नीतीश क्लासेस के इंस्टीट्यूट चलता है वहां पर करवा दिया गया है। अब बारी है ऑनलाइन पर, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जब प्रिपरेशन कराने का, तो यहाँ पर हर दिन होता है। आप आर्ट्स का स्टूडेंट है, आई एम हियर नीतीश क्लासेस में, तो यू हैव नो फियर, आपको डरने की बात नहीं है, हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पूरा आपका जो भी समस्या है तोड़ मरोड़ का हम अपने पास रख लेंगे, क्या करेंगे, और आपको अवेलेबल, आपको बहुत आसान भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बदले आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसके बदले आपको से हम कुछ नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस आप हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप इस पर पढ़े रहिएगा, आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आते हैं अपना सब क्वेश्चन की ओर। आपको अच्छा लगेगा प्लीज एक बार और करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने सब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं?
क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अपना सब हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहेंगे और देख लेते हैं हमारे साथ कौन-कौन आए हुए हैं। चलिए, एक बार हम देख लेते हैं कौन-कौन हमारे साथ आए हुए हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए, कौन-कौन हमारे साथ आए। प्रिंस राज, हेलो सर। वाह, 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 वाह! क्या शायरी है, क्या शायरी है, क्या शायरी है। आई एम कमिंग सर। ओके, जी गुरुजी। ज्योग्राफी क्लास नहीं होता है, ज्योग्राफी क्लास भी होगा, आप धैर्य बना करके रहिए। चलिए, सबसे पहला पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको पता है भारत भारत में जो है भारत में जो है वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। वर्ण व्यवस्था क्या था? बहुत ही जो है प्रचलित था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। और वर्ण व्यवस्था जो है वर्णों की संख्या कितनी थी बाबू? वर्णों की संख्या 4 थी। पहला में कौन आता है? ब्राह्मण आता है। क्या आता है? ब्राह्मण आता है। दूसरा में कौन आता है? क्षत्रिय आता है। क्या आता है? क्षत्रिय आता है। और तीसरा कौन था? वैश्य था। और चौथा कौन है बाबू? चौथा है शूद्र। हमारे साथ आप भी बोलिए, आपको भी याद रहेगा। हमारे साथ बोलिए। देखिए, भारत का जो है, भारत का एक बहुत बड़ा वेद है जिसको कहते हैं ऋग्वेद। क्या कहते हैं बाबू? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में जो है ये चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का एक जो है पाठ है जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त। क्या कहते हैं? पुरुष पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त में जो है हमको चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है ये चारों वर्णों का जो है ना उत्पत्ति जो होता है वो ब्रह्मा कहाँ से बाबू? ब्रह्मा के जो है शरीर से होता है। क्या होता है? शरीर से होता है। जैसे बात कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति होता है ब्रह्मा के मुख से हुआ। किससे हुआ बाबू? ब्रह्मा के मुख से, मुंह से हुआ, मुंह से। और क्षत्रिय का जो होता है, क्षत्रिय का जो उत्पत्ति होता है ये होता है ब्रह्मा के बाजू से। किससे बाबू? ब्रह्मा के बाजू से होता है। कहाँ से होता है बाबू? ब्रह्मा के बाजू से होता है। क्या होता है? बाजू से होता है। और ऐसा माना जाता है कि वैश्य का जो है उत्पत्ति जो होता है ब्रह्मा के जंघा से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मा के जंघा से होता है। और शूद्र का उत्पत्ति जो होता है ब्रह्मा का पैर से होता है। किससे होता है? ब्रह्मा का पैर से होता है। बताइए, किसी कोई दिक्कत? और ऐसा भी माना जाता है कि ब्राह्मण का जो कार्य था, इसका कार्य भी डिस्ट्रीब्यूट था। देखिए, कार्य भी डिस्ट्रीब्यूट था। इसका काम क्या था? ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ हवन कराना। क्या कराना? पूजा पाठ कराना। पूजा पूजा पाठ कराना। ठीक है, पूजा लिखा गया, पूजा पाठ कराना। और वैश्य का काम था राजा वाला, इसमें लोगों को रक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। और शूद्र का काम था तीनों वर्णों का सेवा करना। क्या करना बाबू? तीनों वर्णों का सेवा करना। ये तीनों वर्णों का क्या करता था? सेवा करता था, या इसका कार्य था। बताइए, समझने में किसी को दिक्कत होगा, किसी को परेशानी होगा तो एक बार अपना कमेंट राय विचार आपके लिए खुला है, खुला दरबार है। आप कीजिए, आपको जो है सोल्यूशन क्विक में मिलेगा। और देख लीजिए, एक बार हम पढ़ के भी बता देते वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो अपना सब लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखने वाले हैं? तो वर्ण व्यवस्था भारत समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। भारत समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का चारों वर्ण का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? पैर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण क्या कार्य? यज्ञ संपन्न करना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, राजा बनना। और वैश्य का कार्य व्यापार करना। तथा शूद्र का काम तीनों वर्णों का सेवा करना। बताइए, किसी को दिक्कत है तो आपका राय विचार जो है इस कमेंट बॉक्स पर आना चाहिए। आपके लिए खुला दरबार है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राय विचार आपका हम देख रहे हैं। चलिए, अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है मूव करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा, इंटरेस्टेड आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं स्त्री धन क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है स्त्री धन क्या है। देखिए, आपको पता है कि भारतीय समाज में एक कुरीति भी था। हमेशा स्त्री को नीचे नजर से, हीन नजर से देखा गया था। स्त्री में जो है, जो वंशानुगत संपत्ति जो होता था, संपत्ति क्या बाबू?
संपत्ति जो होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है पुत्र का अधिकार होता था, उसमें जो है पुत्री का अधिकार नहीं होता था, पुत्री का अधिकार नहीं होता था। लेकिन पुत्री को जो है, पुत्री का जिस समय विवाह होता था, क्या होता था बाबू, विवाह होता था, उस समय इसको दहेज या फिर कह सकते गिफ्ट के रूप में जो है क्या देता था, कुछ संपत्ति दिया जाता था। क्या दिया जाता था, कुछ संपत्ति इसको प्राप्त होता था। यही संपत्ति को कहा जाता है स्त्री धन। क्या कहा जाता है, स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन पर उसके पति और उसके पुत्र का भी अधिकार नहीं होता है। उसके स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ जो है स्त्री का जो पुत्री होता था उसका उत्तरदायित्व होता है, उसका उत्तराधिकार होता है। आई होप आपको जो स्त्री धन क्या होता है, जो स्त्री को विवाह के समय धन संपत्ति मिलता है उसे स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन पर उसके पति और पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। स्त्री धन का उत्तराधिकारी उसकी पुत्री की होती है। बताइए, ये बात आप लिख सकते हैं कि नहीं? गुरुजी इसको रगड़ देंगे, कोई चिंता का बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। तो पूछा गया स्त्री धन क्या होता है, तो लिखेंगे कन्या के विवाह के समय एवं उसके बाद प्राप्त उपहार को स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है, माना जाता था, ठीक ना, उसका पूरा अधिकार माना जाता था। स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, स्त्री के अलावा उसका अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। स्त्री धन को उत्तराधिकारी पाने का हक मात्र उसकी पुत्री का होता था, ठीक ना, उसकी मात्र और मात्र उसकी पुत्री का स्त्री धन पर अधिकार होता था। बताइए, किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, लाजवाब है और झलकदार तो दिखेगा ही दिखेगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के नाम लिखिए। आपको पता है महाभारत में जो है 4 प्रकार के 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसमें जो प्रथम जो 4 विवाह था उसको उन्नत माना गया। क्या माना गया? अच्छा माना गया। क्या माना गया? अच्छा माना गया। और जो है अंतिम, क्या बाबू, अंतिम 4 विवाह जो होता है उसको खराब विवाह माना गया। क्या माना गया? खराब विवाह माना गया। क्या माना गया? खराब विवाह माना गया है। आपको पता होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? ये बात आपको पता है। तो प्रथम 4 विवाह क्या होते हैं? सबसे पहले आ जाता है ब्रह्म विवाह। क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है ब्रह्म विवाह। क्या आता है? ब्रह्म विवाह आ जाता है। दूसरा को जो है दैव विवाह आ जाता है। तीसरा जो है अर्श विवाह चलाता है। क्या आ जाता है? अर्श विवाह। और चौथा जो होता है ये आ जाता है ये जो आ जाता है प्रजापत्य विवाह। क्या आ जाता है? प्रजापत्य विवाह चलाता है। प्रजापत्य विवाह चलाता है। ये सभी विवाहों को अच्छा विवाह माना गया। क्या माना गया दोस्तों? अच्छा विवाह माना गया है। और इधर जो है 4 जो लिखते हैं, पहला जो है असुर विवाह, और दूसरा जो है गंधर्व विवाह, और तीसरा जो होता है राक्षस विवाह, और चौथा जो होता है ये जो होता है पिशाच विवाह। क्या होता है? पिशाच विवाह। ये सभी विवाहों को खराब विवाह माना गया। क्या माना गया है? खराब विवाह माना गया है। बताइए ये 8 विवाह हुआ कि नहीं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 4 विवाह को अच्छा, ये 4 विवाह को खराब माना गया है। ये भारत में जो है महाभारत में वर्णित 8 प्रकार के विवाह होता है। महाभारत में ही वर्णित नहीं है 8 प्रकार के विवाह, ये जो है ब्राह्मण द्वारा लिखा गया जो था मनु स्मृति, या फिर जो है धर्मशास्त्र हो गया, या फिर धर्म सूत्र हो गया, हर जगह 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। आपको कुछ भी पूछे, महाभारत में वर्णित 8 प्रकार के विवाह है। धर्मशास्त्र में या फिर धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह है? 8 प्रकार के विवाह है। मनुस्मृति में कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह। हर जगह 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 में से प्रथम 4 को खराब और अंतिम 4 को जो है खराब माना गया और प्रथम 4 को अच्छा माना गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाह को नाम लिख देंगे, 8 में से किसी को नाम लिख देंगे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और पिशाच विवाह, प्रजापति विवाह या फिर पिशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, कोई भी आप लिख सकते हैं। बताइए किसी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा पानी उनी दोस्तों पी लेते हैं, ठीक ना।
चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है जी गुरु जी। चलिए रेगुलेटिव मेंटेन करने रहिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा गजब है, शानदार है और 2026 में पूछा गया है। ये बात अपना सबको अच्छा लगा। तो वर्ण और जाति में कोई अंतर लिखा है। देखिए वर्ण और जाति में खास अंतर होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण सिर्फ और सिर्फ 4 होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जाति की संख्या बात करेंगे तो जाति की संख्या हजारों की संख्या में होता है, इसका असंख्या होता है। क्या होता है? असंख्या, और अनिश्चित होती है, ठीक है। और ये जो होता है वर्ण विवाह जो होता है, वो किस पर आधारित होती है? वो जो है आधारित होती है कर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? कर्म पर आधारित होती है। जैसे कि आपका ब्राह्मण ब्राह्मण में जन्म हुआ तो आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, क्षत्रिय में जन्म हुआ तो आपको रक्षा करना पड़ेगा, इसमें राजा वाला काम करना पड़ेगा, वैश्य में जन्म हुआ तो आपको जो है व्यापार वाला काम करना पड़ेगा, शूद्र में जन्म हुआ तो आपको सेवा वाला काम करना पड़ेगा। इट मीन कर्म पर आधारित होता है और गुण पर आधारित होता है। किस पर? गुण पर आधारित होता है। लेकिन यह जो होता है, यह जो होता है जाति, यह किस पर? यह जन्म पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जन्म पर आधारित होता है। आप यदि नीच परिवार अति दबे कुचले वर्ग में जन्म हुआ, आपको उसके आधार पर क्या होता है? आपका काम तय होता है, जन्म पर आधारित होता है जाति विवाह, जाति प्रथा। और ये जो वर्ण व्यवस्था था, ये कर्म और गुण पर व्यवस्था होता है। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो जाति में क्या लिखेगा? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चार थी, जबकि जाति की संख्या असंख्या थी, ठीक है, और अनगिनत थी। वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित होती है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। ये बताइए, इस टाइप का खटाल बना करके जो है, इधर जो है आप वर्ण और इधर जाति लिख करके लिख सकते हैं कि नहीं? इस टाइप की लिख सकते हैं कि नहीं? गुरुजी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए वही बात लिख देंगे। देखिए वर्ण और जाति में कोई दो अंतर स्पष्ट करे, लिखेंगे। वर्ण केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि जातियां हजारों की संख्या में पाई जाती है, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित होती थी, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। बताइए, ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं? थोड़ा सा भी तकलीफ होगा, वो तकलीफ को खींच करके निकाल करके मरोड़ देंगे उसको, समझ रहे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं। और ये आज का जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? 5 नंबर। क्या करा क्वेश्चन? श्री भगवत गीता, श्री भगवत गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको पता होना चाहिए, एक युद्ध हुआ है जिसको कहते हैं सॉरी, ये जो है कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ है, उसको जो लिखा गया है वो एक ग्रंथ में लिखा गया है जिसको कहते हैं महाभारत। क्या कहते हैं? महाभारत। और ये जो महाभारत का ही अंश है, क्या है बाबू? ये महाभारत का ही जो है अंश है, जिसको कहते हैं श्री भगवत गीता। क्या कहते हैं? श्रीमद भागवत गीता। क्या कहते हैं? श्रीमद भगवत गीता कहते हैं। इसी का अंश है, महाभारत का ही अंश है। ये श्री भगवत गीता में किसको लिखा गया है? जो अर्जुन होते थे ना, अर्जुन, आपको पता है ना, अर्जुन, अर्जुन को जो भी जो है श्री कृष्ण, कौन बाबू? श्री कृष्ण जो भी उपदेश दिए थे, क्या दिए थे? उपदेश दिए थे, वही उपदेश को श्री भगवत गीता में लिख दिया गया। क्या लिख दिया? श्री भगवत गीता में लिख दिया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या जो है, श्लोकों की संख्या कितनी है? इसमें श्लोकों की संख्या है 700। क्या है? 700 श्लोक है। और इसमें अध्याय की संख्या जो है, अध्यायों की संख्या जो है 18 अध्याय है। और इसको जो है अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी भाषा में, इट मीन इंग्लिश में, किस में बाबू? इंग्लिश में जो किया गया था, वो किया गया था 1875 में। व्यक्ति का नाम है चार्ल्स विलियम्स। क्या नाम था? चार्ल्स विलियम्स नाम था। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। बताइए, आप जो है श्री भगवत गीता पर टिप्पणी लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, गुरुजी रगड़ देंगे, लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख देंगे। तो लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। महाभारत का आपको बताया ना, ये किसका भाग है? महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत गीता क्या है? हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिया, उसी को लिखा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन का उपदेश दिया है। गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। यह मनुष्य को सत्य,
कर्तव्य, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाती है। इससे भारतीय दर्शन का अमूल्य ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए इसको जो है श्रीमद् भागवत गीता को जो है भारतीय दर्शन का अमूल्य ग्रंथ भी कहा जाता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 का बाबू 1875 लिखा दिए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिनी मिस्टेक दोस्तों, ये होता 1785, ठीक है, हमको 85 याद रहा लेकिन जो है इस शताब्दी याद नहीं रहा। 1785 में चार्ल्स विलियम्स ने किया। क्यों क्या? चार्ल्स विलियम्स ने किया। बताइए श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी आपको कैसा लगा? टिप्पणी आप लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ओके ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए दोस्त, होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन आज 6 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या कर रहा है? किन्हीं दो स्मृतियों को नाम लिखे। आपको पता है सबसे पुराना स्मृति जो है, सबसे पुराना स्मृति जो है वो कौन सा है? मनु स्मृति है। कौन सा है? मनु। और मनु का जो है, मनु स्मृति का लेखक क्या है? मनु स्मृति का जो लेखक है मनु जी है। कौन है? मनु जी है। और एक होता है, एक और स्मृति है, दूसरा स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसका लेखक क्या है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसका लेखक है याज्ञवल्क्य जी। कौन है? याज्ञवल्क्य जी। तो हमसे पूछा दो स्मृति के नाम लिखे, तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख दो स्मृति हैं। मनु स्मृति के लेखक मनु जी है, याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य जी थे। चलिए बताइए, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? नो प्रॉब्लम, नहीं गुरुजी, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अपना सब मूव करते हैं। और ये आज का 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन है। हिंदू धर्म के दो महाकाव्य के नाम लिखे। आपको देखिए बहुत सारा महाकाव्य पता है, श्री भगवत गीता पता है, महाभारत पता है, क्या बात, महाभारत पता है, और जो है रामायण पता है, रामायण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है महाभारत का जो है रचयिता, इसका जो है लेखक कौन है? इसका लेखक का रचयिता का नाम आपको पता होना चाहिए, महर्षि वेद व्यास है। क्या है? महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास जी हैं, ठीक ना। और जो है महर्षि वेद व्यास जी है। रामायण का रचनाकार जो है वाल्मीकि है। वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। बताइए किसी कोई दिक्कत? दो महाकाव्य के नाम पूछा हिंदू धर्म के, रामायण और महाभारत लिख देंगे। महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास, और सॉरी रामायण का रचयिता वाल्मीकि और महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास। दो पूछा है, दो आराम से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है और शानदार है। क्वेश्चन क्या करा? महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए महाभारत आ गया दोस्तों, अभी महाभारत युद्ध एक बार आप सब कर ही लेते हैं। क्या कर देते हैं? महाभारत युद्ध कर ही लेते हैं। चलिए एक और महाभारत युद्ध के बारे में हो जाए तो पता चल जाएगा। देखिए महाभारत युद्ध क्या होता है? महाभारत युद्ध के बारे में पता होता है। महाभारत पर टिप्पणी लिखा। महाभारत में किसका वर्णन है? महाभारत युद्ध का वर्णन है। और किसके किसी में बीच में हुआ आपको पता होना चाहिए। कौरव, क्या बाबू? कौरव और जो है पांडव के बीच में हुआ। पांडव के बीच में हुआ है। कौरव 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100 भाई थे। और पांडव बेचारा 5 भाई थे। और इसको जो है ऐसा बोला जाता है, या जो कौरव जो है असत्य के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? असत्य के लिए लड़ रहे थे, मतलब अधर्म के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए? अधर्म के लिए लड़ रहे थे। और ये जो है पांडव जी जो थे ये सत्य के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए? सत्य के लिए। इसमें जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। किसके लिए? धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए धर्म नहीं लिखने के लिए नहीं लिखिएगा तो एक ही बात लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्य। क्या लिखिए? सत्य और असत्य की लड़ाई था। क्या था? सत्य और असत्य की लड़ाई था। अरे भाई मिठो गुस्सा आ जाता है, ठीक ना। बोलता है कि आप इतना हम पर लिखते हैं, हम तो गुस्साएंगे नहीं। ये सत्य के लिए लड़ाई रहता है, ये असत्य के लिए लड़ाई रहता है। इसमें जीत होता है पांडव का। किसका जीत होता है? इसमें पांडव का जीत होता है। ऐसा माना जाता है पांडव का जीत हुआ, इसमें सत्य का जीत हुआ। और इसमें कौरवों का हार होता है। क्या होता है? इसका हार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि असत्य का हार हुआ। क्या हुआ? असत्य का हार हुआ। और इसी बीच में दोनों जो है एक आते हैं महापुरुष, जिसका नाम है श्री कृष्ण। क्या आता है? श्री कृष्ण। और ऐसा माना जाता है महाभारत जो करवाने वाले हैं ये यही बैठे हुए जो है विराजमान जो रहते हैं अर्जुन के सारथी बन के, इसमें जो है रथ चलाने वाला बन करके जो है बैठे जो रहते हैं, यही महाराजा जो क्या करवाते हैं?
महाभारत युद्ध करवाते हैं। और इसमें जो है पर्व की संख्या बात करेंगे, 18 पर्व होता है। और जो है अध्ययन की बात करेंगे, अध्यायों की बात करेंगे तो 1948 अध्याय होती है। इसमें जो है इसका युद्ध जो चला है, कितने दिन तक युद्ध चला है, तो 18 दिन तक जो है, कितने दिन तक बाबू, 18 दिन तक जो है, अरे अच्छा 18 दिन तक युद्ध चला है, ठीक ना। और इसमें देखिए श्लोक की संख्या हम नहीं लिखे हैं, इसमें श्लोकों की संख्या जो है, श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा है। बोला जाता है कि 1 लाख जो है, 1,25,000 है, कहीं कहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000 है। इट मीन जो है आप लगभग में लिख सकते हैं, लगभग क्या लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं 1 लाख, क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 लाख आराम से आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है गुरुजी, हम आराम से लिख सकते हैं। महाभारत पर टिप्पणी लिखे तो ये सभी बात का जिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लिखेंगे। महाभारत हिंदू धर्म का एक महाकाव्य, महान महाकाव्य है, जिसका रचना महर्षि वेदव्यास, आपको जस्ट पीछे बताए, महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, कौरवों और पांडवों के बीच में हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत में धर्म, राजनीति, नैतिकता एवं जीवन के आदर्शों का शिक्षा दी जाती है। देखिए यही शिक्षा दिया था श्री कृष्ण जो है, पांडव इट मीन अर्जुन को यही शिक्षा दिया था, धर्म का, राजनीति का, नैतिकता का, जीवन जीने का, आदर्श का शिक्षा दिया था। यही बात लिखेंगे, महाभारत में धर्म, राजनीति, नैतिकता और जीवन के आधार की शिक्षा दी जाती है, दी गई है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता भी सम्मिलित है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में 18 पर्व और 1948 अध्याय। महाभारत का कुरुक्षेत्र 18 दिन तक चला। इट मीन महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कहाँ तक चला, 18 दिन तक चला। बताइए महाभारत पर टिप्पणी बोला लिखने के लिए कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, आपके लिए राय विचार कमेंट बॉक्स में देने के लिए खुला दरबार है, आप दे सकते हैं। चलिए अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसका अपना सब तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा जिक्र तो पहले ही कर चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, सभी का नाम लिखे। तो अपना सब 8 प्रकार के बहुत ही अच्छे डिटेल से चर्चा किए हैं, तो वही लिख देंगे। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये सब जो है, ये 4 विवाह को अच्छा माना गया। इसको क्या माना गया है, अच्छा माना गया है, ठीक है, इसको अच्छा माना गया है। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये खराब विवाह था। क्या था बाबू, खराब विवाह इसको माना गया है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें प्रथम 4 विवाह को उत्तम माना गया। उत्तम मतलब क्या, अच्छा माना गया है, माना जाता था। और अंतिम 4 विवाह, अंतिम 4 विवाह को क्या माना जाता है, दयनीय विवाह माना जाता है। क्या माना जाता है, दयनीय विवाह माना जाता है, या फिर खराब विवाह माना जाता है, आप बोल सकते हैं। बताइए, इसको समझने में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तक वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक ना। और ये लास्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, लाजवाब है और झलकदार है। बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में अंतर बताइए। देखिए बहुपत्नी प्रथा क्या होता है, वे प्रथा है जहां पर एक पुरुष का जो है कई पत्नियां होती, क्या होती है, कई पत्नियां होती है। इस प्रथा को कहते हैं बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और बहुपति प्रथा कब होता है, जब एक स्त्री का जो है कई पति होता है। क्या होता है, कई पति होता है। इस प्रथा को बहुपति प्रथा कहा जाता है। बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ है, आपका राय विचार कमेंट बॉक्स खुला दरबार है। चलिए लिखेंगे बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। तो बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, देखिए 2-3 बार लिखा गया है, तो इसको एक बार काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष के अनेक पत्नी होने की परिपाठी बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। जैसे पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। क्या, पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री, ठीक है। और बहुपति प्रथा देख लेते हैं, एक स्त्री के अनेक पति होने की परिपाठी को बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे कि द्रौपदी के 5 पति थे,
ठीक है, जो कि पांचों पांडव पति थे। कौन सा? जो पांचों जो पांडव जो थे वो जो है द्रौपदी का क्या था? पति था। क्या था? पति था। तो ये परिपाटी दिखाता है बहुपति प्रथा का। और ऊपर वाला जो है माधुरी का जो है दो पांडु का जो है दो पत्नी थी, एक कुंती और माधुरी। ये परिपाठी दिखाता है बहुपत्नी प्रथा। और बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा समझने में दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा? और एक क्वेश्चन और आपके लिए और होना चाहिए, एक क्वेश्चन दोस्तों और होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लेवे किए थे इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे ज्यादा लिए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा लिए थे इसमें, ठीक है। तो गोत्र क्या बोला है? गोत्र किसे कहते थे? ठीक है, गोत्र किसे कहते थे? तो गोत्र के दो नियम लिखे। गोत्र किसे कहते थे? गोत्र के दो नियम लिखे, ठीक है। 10-10 का सीरीज लेते हैं तो इसका 10 ही करना उचित रहता है। इसको गोत्र कैसे कहते हैं, ठीक ना, इसके बारे में अपना सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। ताकि 10-10 का सीरीज ऐसे में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ से, अपने कष्ट से थोड़ा दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने कष्ट से दूर हो जाएगा। तो उसको नेक्स्ट में देख लेते हैं। बताइए कैसा लगा आज का राय विचार, अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, इसका राय विचार अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक ना। और अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर कीजिए। और आपको बोलिए कि यदि ये सब आपको चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप खुला दरबार नीतीश क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, जो कि शुरुआती में आपको नंबर हम बता दिए हैं। वहां से आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। और अपने तन मन धन से जो है पढ़ाई में लीन रहिएगा।